तो आप में से जिसके पास भी हिमालयन 450 और जो भी हिमालयन 450 को लेने की सोच रहा है या फिर उसको एज अ एंथुजियास्ट फॉलो कर रहा है, उनको ये तो पता चल गया होगा कि नॉर्थ से लेके साउथ तक अब तक 2 इंसिडेंट रिपोर्ट हो चुके हैं इस हफ्ते और पिछले हफ्ते चैसिस ब्रेकेज के। पहला इंसिडेंट हुआ था असम में, जो कि वाइट कलर की काजा ब्राउन बाइक थी, और सेकंड इंसिडेंट अभी हाल ही में 2 दिन पहले रिपोर्ट हुआ है तमिलनाडु में, जो कि ब्लैक कलर की बाइक है। दोनों बाइकों में ना बहुत ही मिस्टीरियसली सेम साइड पे सेम पोजीशन पे चैसी ब्रेक हुई है। और ये ना बहुत ही कंसर्निंग बात है और इसको डिकोड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से ना बहुत सारे लोगों ने हिमालयन 450 खरीदी है ये सोचकर कि वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बाइकर। डेफिनेटली ना इस बाइक को हम लॉन्ग रूट पे, और मोस्टली 90% लोग तो जब हिमालयन 450 खरीदते हैं ना तो उनके दिमाग में एक डेस्टिनेशन तो ज़रूर होती है, जो कि स्पीति और लेह लद्दाख है। तो ये फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। ऑल्दो मैं जो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ना वो मेरा एक बहुत ही एमेच्योर एनालिसिस ही होगा, क्योंकि मैं कोई मोटरसाइकिल इंजीनियर नहीं हूँ। मैंने 2-3 दिन से ना लगातार सारे फोरम में और रेडिट हो गया, XBHP हो गया, मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। यूट्यूब पे भी जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाली उनके वीडियो देखे मैंने और उनके भी कमेंट्स पढ़े मैंने। 2 से 3 फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे मैं मतलब अंदाजा लगा सकता हूँ, और एटलीस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ओनर्स हैं वो और जिन्होंने अभी तक बाइक नहीं खरीदी है ना वो क्या काम ऐसा कर सकते हैं टू अवॉइड दिस सिचुएशन। तो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन मोटरसाइकिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, बहुत ही अमेजिंग मौसम है, बारिश शुरू हो गई वीडियो बनाते बनाते। खैर चलिए मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ। तो दोनों बाइकों का जो फ्रेम है ना वो इस जो टैंक के पीछे वाला यहाँ पे पाइप है ना यहाँ से ब्रेक हुआ है। जो एक्सपेक्टेड चीज़ होती है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे अटैचमेंट है, आप देख लो यहाँ पे भी इंजन फ्रेम से अटैच हो रहा है या फिर यहाँ पे सब फ्रेम अटैच हो रहा है, तो इसके पॉइंट के बीच से कहीं ब्रेक हो सकता है, नहीं वो यहाँ से ब्रेक हुआ है। अब ऐसा क्यों हो सकता है? सबसे पहले तो रॉयल एनफील्ड का जो स्टेटमेंट आया है आसाम वाली काजा ब्राउन बाइक के बेसिस पे, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सटर्नल आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाया था और उस क्रैश गार्ड की वजह से ये इशू हुआ है। एक्चुअली में हो सकता है कि वो सही भी हो। उसका रीजन ये होता है कि जो बाइक की जो पूरी ज्योमेट्री होती है ना ये बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रेंट और फोर्सेस बैलेंस करके बनाई जाती है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक जगह पे ना सारे अलग अलग डायरेक्शन से फोर्सेस आ रहे हैं और सारे फोर्सेस जब बैलेंस हो रहे हैं तो जीरो हो जा रहे हैं। तो वैसे ही बाइक की चैसी डिजाइन की जाती है। तो जो बाइक्स है वो दोनों बाइक बिल्कुल ओल्ड नहीं है, एक बाइक शायद 3 मंथ ओल्ड है, एक बाइक तो बहुत ही ज्यादा न्यू है। और पॉइंट ये है कि दोनों बाइकें कोई एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं हुई और दोनों बाइकों का जो डैमेज हुआ वो सिटी में हुआ है। ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ही लंबा लॉन्ग टूर कर रहे थे। दोनों बाइकों में एक चीज कॉमन है कि दोनों बाइकों की जब मैंने स्टडी करी और जब मैंने देखा कि दोनों ही बाइकों में आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगे थे, रॉयल एनफील्ड का भी यही कहना है कि आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड की वजह से ये इशू है। कोई कंपनी या कोई इंजीनियर एक फ्रेम डिजाइन करता है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जॉइंट्स ऐसे डिजाइन करे जाते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन से जो फोर्सेज आए वो फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अलग अलग डायरेक्शन से जो फोर्सेज आती है अगर वो सारी फोर्सेस ना बैलेंस हो जाती हैं तो बेटर रहता है। इसी तरीके से पूरी चैसी डिजाइन की जाती है। अब होता क्या है कि अगर आप चैसी में कुछ भी ऑल्टर करते हो या फिर कोई लूज पॉइंट रहता है, उससे जो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं वो उस वाइब्रेशन की जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस नहीं होती हैं और वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्रिएट करती है चैसी पे। जब आपकी बाइक ना एक नॉर्मल 40-50 की स्पीड से ऊपर जाती है तो बाइक में एक मशीन है, उसमें इतने सारे वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन आपके दोनों व्हील से इंड्यूस हो रहे हैं और जो इंजन से इंड्यूस हो रहे हैं। मोटरसाइकिल की पूरी इंजीनियरिंग इस तरह से की जाती है कि एक वाइब्रेशन दूसरे वाइब्रेशन को काउंटर करके बैलेंस कर लें। पुरानी मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में आज की मोटरसाइकिल्स में जो चैसी है वो ज्यादा लाइट वेट होती है क्योंकि उनमें इंजन को एज अ स्ट्रेस मेंबर यूज किया जाता है। और सिमिलरली रॉयल एनफील्ड ने भी ना इंजन को एज अ स्ट्रेस मेंबर यूज करा हुआ है। को मैं जो चैसी का डायग्राम आपके साथ शेयर करूंगा उसमें आप नोटिस करना कि जो आपका फ्रेम है ना वो फ्रेम आपका ये है डब, और ये फ्रेम आपका यहाँ पे एंड हो जाता है और यहाँ पे और यहाँ से और यहाँ से 3 पॉइंट्स है जहाँ पे आपका इंजन माउंट होता है। अब क्या होता है कि अगर आप फ्रेम को ऐसे नॉर्मली बिना इंजन के देखोगे ना तो आप ये फील करोगे कि इस एरिया में एक पिवट पॉइंट क्रिएट हो सकता है, बट क्योंकि इंजन इतना सॉलिड एक ब्लॉक ऑफ यूनिट होता है उस पिवट को वो बैलेंस कर देता है और वो स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, अब उस डायग्राम पे अगर आप देखोगे तो ये जो फोर्सेस आपके व्हील से आ रही हैं, आगे वाले पीछे वाले व्हील से, और ये पूरा सब फ्रेम
सब फ्रेम के ना ये दोनों जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट जब जिस तरह से काम करता है इस एरिया में ही यहाँ पे ना वो टॉर्शनल पिवट काम करता है, जहां से जो वीक सेक्शन क्रिएट होता है। इस जगह पे जो फ्रेम है ना वो रीइंफोर्स नहीं है, वो हॉलो है। तो देयर आर चांसेस कि इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा स्ट्रेस पड़ता होगा, बट आई एम श्योर कि रॉयल एनफील्ड ने जो स्टॉक बाइक्स टेस्ट करी है उनमें डेफिनेटली उन्होंने टेस्ट किया होगा, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। अभी प्रॉब्लम क्यों आई है उसके मेरे हिसाब से 2 से 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन वो डिस्कस करते हैं जो रॉयल एनफील्ड ने खुद बताया है, वो उन्होंने बताया कि लोगों ने आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाए हैं। ये देख रहे हो, अब ये वाला जो पॉइंट है जहां से इंजन पहली जगह पे माउंट होता है, यहाँ पे ये दूसरी जगह पे माउंट हो रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना ये 3 जगह से माउंट हो रहा है। तो ये जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये इस जो पूरी ज्योमेट्री है ना आपके फ्रेम की, ये उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और वो पिवट होने से बचाता है। अब अगर आप जो कंपनी का क्रैश गार्ड भी अगर आप देख रहे हो ना, तो वो भी ना खुल के उसी चीज पे माउंट हो रहा है जिस माउंट पे ना इंजन माउंट हुआ, और ये दोनों जगह पे यही हो रहा है। और ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे भी जहाँ पे वो माउंट हो रहा है ना, वहां पे भी वो इंजन पे ही जाके माउंट हो रहा है। जो जितने भी आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड्स अवेलेबल हैं वो भी इन्हीं पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है कि जो आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड है उनकी जो ज्योमेट्री है वो ऐसी डिजाइंड हो कि वो एक्स्ट्रा फोर्सेस क्रिएट कर रहा है और एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है फ्रेम पे। एक चीज तो ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि क्योंकि जिसने भी वो आफ्टर मार्केट फ्रेम या आफ्टर मार्केट गार्ड इंस्टॉल किया उसने ये वाले वोल्ट्स ओपन किए होंगे, और ये जो जितने भी वोल्ट होते हैं ना इनकी ना स्पेसिफिक टॉर्क होती है जिस टॉर्क पे इनको कसना होता है, और हो सकता है कि उन्होंने उस तरीके से उसको कसा ना हो। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, या तो वो लूज रह गया होगा इंजन जहां से एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस क्रिएट हुए होंगे। क्योंकि जो तमिलनाडु वाला केस है ना, उस केस में आप क्लियरली देख सकते हो कि पूरा का पूरा इंजन ही लटक गया है। इंजन ऐसे लटका है कि रेडिएटर के होसेस भी निकल गए, मतलब आप फोटोज में देखोगे तो पूरा का पूरा कूलेंट भी रोड पे पड़ा हुआ है। तो एक चीज तो मुझे लग रहा है ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो क्रैश गार्ड इस तरीके से डिजाइन है कि गिरने पे हो सकता है कि उनका पूरा का पूरा इम्पैक्ट ना ट्रैवल करके इस एरिया में पहुंच रहा हो। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। हो सकता है कि उस दिन पे बाइक ना गिरी हो, लेकिन उसके पहले बाइक कभी गिरी हो, माइन्यूट सा इश्यू हो। तो एक मुझे लग रहा है ये पॉइंट भी हो सकता है। रॉयल एनफील्ड खुद कस्टमाइजेशन को इतना प्रमोट करता है, और कस्टमाइजेशन में क्या आप सिर्फ कलर थोड़ी चेंज करोगे, आप ना फ्रेम के साथ भी डील कर सकते हो, आप सस्पेंशन के साथ भी डील कर सकते हो। और अगर इस तरह की चीजें ऑल्टर करने के बाद बाइक में अगर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि रॉयल एनफील्ड की बाइक ना कस्टमाइजेशन के लिए रेडी नहीं है। बाइक को ना स्टॉक वे में टेस्ट तो करो, बट एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लोड और एक्सट्रीम कंडीशन में भी टेस्ट करते हो ना, बिकॉज इंडियन रोड कंडीशन भी एक्सट्रीम होती है, और हमारे यहाँ के राइडर्स भी इतने एजुकेटेड नहीं है कि दे वे एवरीथिंग बिफोर डूइंग, दे डू नॉट वे। अभी क्या होता है, मैं आपको एक और सीन बताता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सब फ्रेम का अटैचमेंट है और जो पीछे वाला जो रैक है जहां पे टॉप बॉक्स माउंट होता है, जब हम टॉप बॉक्स माउंट करते हैं तो जो ओवरऑल जो सब फ्रेम की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। ऑल्दो हो सकता है कि आपके टॉप बॉक्स 5 kg और आपने 5 kg लोड डाला हुआ है, लेकिन क्योंकि लेंथ बढ़ जाती है इसलिए टोटल फोर्स जो आपके जॉइंट पे आती है ना वो बढ़ जाती है। तो ये बेसिक फिजिक्स है। अब मैं तो ये बोलूंगा कि बिल्कुल नंबर्स पे अगर आप रॉयल एनफील्ड ने टेस्ट किया है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। और रही बात आफ्टर मार्केट, तो मैंने अपने पुराने वीडियो में बहुत बार ये बात बोली है कि मुझे रॉयल एनफील्ड खास करके हिमालयन 450 के क्रैश गार्ड पसंद नहीं आए एकदम, जो इनका डिजाइन, और मैंने खुद प्रमोट किया कि आप बाहर से लगवा लो। तो आप रॉयल एनफील्ड या तो ये कर सकते हैं कि आप ना थोड़े और अफोर्डेबल और वेरिएशंस ऑफ क्रैश गार्ड अवेलेबल कराओ, क्योंकि जो इसके अलावा जो रैली वाला क्रैश गार्ड है वो तो आई मीन इट्स 9,000 रुपीज और कुछ प्रोटेक्शन नहीं देता है। इंजन को जरूर प्रोटेक्ट करता है पर वो राइडर को कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप खुद से ऐसे क्रैश गार्ड डिजाइन करिए जो राइडर को भी प्रोटेक्ट करे, इंजन को भी प्रोटेक्ट करे और बाइक को भी प्रोटेक्ट करे, राइट। देयर आर चांसेस कि एक्सटर्नल एक्सेसरी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, जिसमें 2 रीजन हो सकते हैं, या तो एक्सेसरी सही से डिजाइन नहीं थी, या फिर एक्सेसरी इंस्टॉल करने टाइम तो नट्स ओपन किए गए थे, या फिर नट्स को चेंज कर दिया गया है, वो बोल्ट्स चेंज कर दिए गए हैं उनको अकोमोडेट कराने के लिए, या फिर सही से उनको टाइटन अप, स्पेसिफिक टॉर्क लगा के उनको टाइटन अप नहीं किया गया है। अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि जो सेकंड कॉज हो सकता है इन दोनों इश्यूज का। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि मेरा इतने साल कार और बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है, कोई भी इश्यू आ जाए किसी भी पार्ट में, सबसे पहला काम जो मैन्युफैक्चरर करता है ना वो आफ्टर मार्केट चीजों पे ब्लेम करता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कुछ नहीं होगा ना तो वो आपके सीट कवर पे भी ब्लेम डाल सकते हैं।
तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अगर रॉयल एनफील्ड आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड पे ब्लेम करा तो क्रैश गार्ड ही ऐसी चीज थी जो इंजन के सबसे पास में, सब फ्रेम जहां पे टूटा है ना उसके सबसे पास में थी। तो रॉयल एनफील्ड ना बहुत ओपनली उस चीज को ब्लेम कर देगा। लेकिन देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी चेक इश्यूज विद रॉयल एनफील्ड। रॉयल हिमालयन 4-1 में भी चैसी ब्रेकेज हुई थी और वो तो रॉयल एनफील्ड डिनाई ही नहीं कर सकता कि उनका इशू नहीं था। और मैं आपको चोर कहते हैं ना कि चोर एक बार पकड़ा जाता है, बार बार फिर उसको चोर ही अज्यूम किया जाता है। तो वही केस रॉयल एनफील्ड के साथ है, बहुत बार क्वालिटी चेक के इश्यूज होते हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी बाइक ना स्टॉक से इसका हैंडल बार ना हल्का सा टेढ़ा है, मैं पुराने वीडियोस में भी बात शेयर कर चुका हूँ। और बहुत बार कंपनी को बोलने के बावजूद भी अभी भी 100% चीजें फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, उसी हैंडल बार को ना लेफ्ट राइट दाएं बाएं करके एडजस्ट कर देते हैं। आप कितना भी एडजस्ट कर दोगे, आप बिल्कुल उसको 100% रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें ना क्वालिटी चेक में आनी चाहिए। सिमिलरली जब मेरी बाइक डिलीवर हुई थी तो रेयर टेल पूरा का पूरा टेढ़ा था, जो उन्होंने खैर चेंज कर दिया। तो ये सारी चीजें ना क्वालिटी चेक में आ जाती हैं जो वो नहीं करता। ऑल्दो चीजें बेटर हुई हैं, इंप्रूव हुई हैं। और आई मीन ब्रेक्स, मेरी कॉन्टिनेंटल GT 650 इट्स बीन 5 years, 5 साल से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, आज भी वो फेल हो जाती हैं। चलती गाड़ी पे ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। मैं 1000 बार वीडियो बना के डाल चुका हूँ, 1000 बार कंप्लेन कर चुका हूँ। तो ये प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम कैसे ये चीज को क्रिएट कर सकती है। 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जो वेल्ड्स होते हैं ना, जब वेल्ड ठंडा होता है ना तो वेल्ड स्ट्रेस क्रिएट होता है वहां पे, क्योंकि ना जैसे ही आयरन आपका ठंडा होता है, स्टील ठंडा होता है, वो कंप्रेस होने की कोशिश करता है। तो उसका एक टोटल पूरा प्रोसेस है कि किस प्रोसेस से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से उस फ्रेम को ट्रीट करना है जिससे कि जो वेल्ड स्ट्रेस है उसको निकाला जा सके। इस प्रोसेस का एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड और बहुत ही स्पेसिफिक टेम्परेचर से ट्रीट करना पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक बैचेस के फ्रेम्स उस टेक्निकली प्रोसेस से नहीं सही से ट्रीट हुए और इस वजह से एक्स्ट्रा स्ट्रेस, इस पूरे एरिया में ना काफी वेल्स हैं, ये और ये ही एक वीक पॉइंट था जहां पे रीएनफोर्स पाइप नहीं था। और क्योंकि दोनों तरफ का टॉर्क वहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वो वहां से बेंड हो गया, एक चीज और ब्रेक कर गया, क्योंकि बेंड हो नहीं सकता तो ब्रेक कर गया। दूसरा केस हो सकता है कि आपका जो पूरा का पूरा सब फ्रेम है ना वो बोल्ट से अटैच्ड है, इट्स नॉट अ वेल्डेड सब फ्रेम। क्या होगा कि अगर आपका सब फ्रेम अटैच करते टाइम या बनाते टाइम ना 0.5 डिग्री का भी डिफरेंस आता है ना, जो कि कई बार आपने देखा होगा कि बाइक गिरती है और हल्का सा ऊपर वाला सब फ्रेम या नीचे वाला सब फ्रेम टेढ़ा हो जाता है तो भी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 0.5-1 डिग्री में आपको चलाने में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। लेकिन जो फोर्सेस, जिसे मैंने आपको भी बोला था कि जो फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए ना, वो 1 डिग्री में भी वो फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी और वो एक एक्स्ट्रा डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकती हैं। तो दैट कुड बी अ चांसेस। तो पहला पॉइंट हो सकता है कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की वजह से हुआ हो, और सेकंड पॉइंट कि देयर कुड बी अ क्वालिटी चेक इशू। और अगर क्वालिटी चेक इशू है तो रॉयल एनफील्ड कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड जो कि जिसकी पूरी